ग क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें दो घन दिया गया है जिसे आपस में जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक घन कुछ इस प्रकार का है। ओके, तो इसका आयतन हमें दिया है 64 सेंटीमीटर। तो हम सभी भुजा ए मान लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो ये 64 दिया है। तो यहाँ से बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यही दो घन है, इन घनों को मिलाकर संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ की जो लंबाई होगी वह लंबाई कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये ए है तो ये भी हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएंगी। ओके, यह इतना तो 2 ये हो जाएगा घनाभ, और ये ऊंचाई ए भी रहेगी और चौड़ाई भी ए हो जाएगी। तो घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 टाइम्स LB प्लस PH प्लस HL। तो सिंपली इसमें मान रख दीजिए, तो लंबाई हमारी 2 ये हो गई और ए का मान 8 है तो 8 हो जाएगा। 2 का मान 4 है तो 8 हो जाएगा। 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 टाइम्स 8 चौको 32 हो गया और 16 आ गया। यहाँ पर भी 8 चौको 32 हो गया। अब इसे ऐड कर दीजिए तो 32 दूना 64 हो गया। 64 14 हो गया 78। तो यहाँ से 2 गुणे 78 हो गया। 78 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 6 हासिल 1 7 दूना 14 1 15, यानी कि 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस ग वाले क्वेश्चन को आप लोगों के एग्जाम में करना है। ठीक है, चित्र बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ग हुआ कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टैटिस आया है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ग हुआ कंप्लीट, हम घर पे आ चुके हैं और हमें यहाँ पर सबसे पहले तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी। यह हमारा वर्ग अंतराल हो गया, यह माध्य हो गया। यह वर्ग अंतराल का माध्य हम ले लेते हैं। ओके, इसे हम वर्ग अंतराल और यह बारंबारता f है। आइए वर्ग अंतराल का माध्य ले लेते हैं। आप जो भी विधि आसान लगे उस विधि से आप ज्ञात करिए। इसे हम लोग वर्गीकृत बारहमाठा बंटन दिया है। वर्गीकृत बारहमाठा बंटन के माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती है। पहला होता है कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आंकड़ा दिया है 10 से 20 की बारंबारता 2 है और 20 से 30 की बारंबारता 7 है। 30 से 40 की बारंबारता 12 है और 40 से 50 की बारंबारता 15 है। 50 से 60 की बारंबारता हमें दिया है 8 है और 60 से 70 की बारंबारता हमें 6 दिया है। तो हम यहाँ से यश फाइंड करेंगे। यश वर्ग अंतराल का माध्य होता है।
जैसे यहाँ पर 10 और 20 की बारंबारता 2 है तो 10-20 का माध्य हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका हमारे पास 25 आ जाएगा, फिर यह 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से याद करना है। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से याद करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, इस सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल करके फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर गुणा करना बहुत जटिल हो जा रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कल्पित माध्यम लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी माध्यिका जो है इनके बीच में जो हमारे पास टर्म होता है उसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। n/2 का सारा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। आप 35 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए किसी को भी ले लीजिए, चलिए हम 35 को ही एज्यूम मान लेते हैं, माना ये a है। तो यहाँ से हम यहाँ पर x माइनस a फाइंड करते हैं। तो 35 में से 15 गया तो 20 आ गया। यहाँ पर 10 माइनस 20 आ गया, 35 में से 25 गया तो माइनस 10 आ गया और यह 0 आ जाएगा। यह 35 में से 45 जाएगा तो माइनस 10 आ जाएगा। यह जो है माइनस 20 आ जाएगा और यह माइनस 30 आ जाएगा। ओके, अब यह गुणा करना तो काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि यह 10 का गुणज बन गया है। ओके, तो यहाँ से आप सिग्मा, अब यहाँ से f इंटू इसे हम लोग d का नाम दे सकते हैं। ओके, d बराबर है x माइनस a, तो यहाँ पर f इंटू d याद कर दीजिए। ओके, क्योंकि हमें इसे मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना है। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं, जो विधि आपको आसान लगे। मैं आपको ये विधि बता रहा हूँ, ये विधि है कल्पित माध्य विधि। तो 20 दूना होता है 40, तो माइनस 40 आ जाएगा। 7 कन्नम 7 माइनस 70 हो जाएगा और यह 0 का 0 हो जाएगा। और 15 गुणा माइनस 10 में करेंगे तो यह माइनस में नहीं, ये सब सभी प्लस में आएंगे, क्योंकि अगर 35 में से घटाएंगे, 45 में से 35 घटाएंगे तो प्लस में ही सभी आएंगे। ओके, ऊपर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया, अगर हम यहाँ पर 15 में 10 से गुणा करते हैं तो 150 आ जाएगा। 8 में हम 2 से गुणा करते हैं तो 160 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिग्मा f इंटू डी जो मतलब इसे जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो यह 0 0 0 आ गया। सॉरी, गलती हो गया, यहाँ पर माइनस 70 माइनस 4 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 110 और इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 दूना 30 30 40 हो गया, 140 150 160 200 310 हो जाएंगे ना, 310 310 और 180 हो जाएगा 490। तो 490 में से 490 में से हमें 110 घटाना है तो यह 380 बच जाएगा। ओके, तो सिग्मा f इंटू डी आ गया 180 और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, 7 2 9 9 12 9 12 21 21 15 21 15 26 21 15 36 36 8
44 हो गया, 44 6 50 हो गया। ओके, तो हमें सिग्मा एफ बराबर 50 आ गया और सिग्मा एफ इंटू डी बराबर 380 आ गया। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है यक्स बार बराबर कल्पित माध्य से ज्ञात किए हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ। तो ए का मान हमें यहाँ पर दिया है, मैंने ज्यूम किया है कि ए का मान 35 है, तो 35 को ऐड कर दीजिए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान 380 फाइंड ही हुआ और सिग्मा एफ का मान हमारे पास 50 दिया है। 50 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाता है 135 प्लस 5×7=35.3 बच गया 5×30 यानी कि 7.6। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 42.6। तो हमारे दिए गए आंकड़ा का माध्य 42.6 है। ओके, तो आपको इस तरीके से हल करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यार कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें पर जो है अंगा क्वेश्चन जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है 2 बिंदु, हमें मान लेते हैं ए और बी दिया है और पहले का निर्देशांक है -6, 10 और दूसरे का है 3, -8। एक बिंदु और हमें दिया है -4, 6। तो हमसे पूछ रहा है कि जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं यह यम अनुपात एन में विभाजित करता है। तो हम यहाँ विभाजन सूत्र से कह सकते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमें यश का निर्देशांक फाइंड करना होता है -4, तो क्या करते थे यम x2 प्लस एन x1 बटे m1 प्लस m2 करते थे। तो सिंपली अप्लाई करना है। x का मान -4 है बराबर यम इंटू x2 हमारे पास है 3 प्लस एन इंटू x1 है -6 बटे m1 प्लस m2 लिख दीजिए m1 प्लस m2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर -4 टाइम्स m1 -4 टाइम्स m1 प्लस -4 टाइम्स m2 बराबर आ गया 3m - 6n। तो यहाँ से इसे राइट में जाएंगे तो माइनस यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यह यम है तो यह यन रहेगा ना, यह यम है तो यह यन है। -3m को हम लेफ्ट में लाएंगे तो -7m हो जाएगा और इसे हम जब राइट में भेज देंगे तो यह प्लस में हो जाएगा तो बराबर -2n आ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस कट गया तो m1 बटे n का अनुपात हमें आ गया 2/7। तो m अनुपात n आ जाएगा 2/7। तो ये रेखाखंड जो है 2/7 में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने एग्जाम में करना है। यह जो है निर्देशांक ज्यामिति से आया है, 2 बिंदुओं के विभाजन सूत्र से आया है। ओके, चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो।
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यह जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमें दिया गया है 3,6 इधर दिया है और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है -3,4। हमें एक बिंदु कुछ ऐसा है इसके बीच में ज्ञात करना है कि इन दोनों की दूरियां समान हो। तो मान लेते हैं ये बिंदु जो है यस कमा वाई है। तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ओके, यह निर्देशांक ज्यामिति से आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे इस प्रकार से हल करेंगे। ओके, तो चलिए इस फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 3, हमें स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं बिंदु ए है, यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है। तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास आ जाएगी x-3 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 तो y-6 का वर्ग। यह ए बी आ गया। अब इसके बाद इस प्रकार हमें बी सी ज्ञात करना है। बी सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो आप किसी को इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए। तो ये -3 माइनस x आ गया, -3 माइनस x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग। हमें प्रश्नानुसार कहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो इसे बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x-3 का वर्ग प्लस y-6 का वर्ग बराबर -3 माइनस x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग। सिंपली यहाँ पर हमारे पास हमें इस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग बन रहा है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यह वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग और इसमें माइनस और कॉमन करते हैं और माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं तो उसका वर्ग प्लस हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा +6x आ जाएगा। ओके, 2ab करेंगे ना और प्लस में यह है 4 का वर्ग 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों बराबर का चिन्ह है तो एक कट जाएगा। इसी प्रकार ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से कट जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर -6x है और यहाँ +6 है। इससे लेफ्ट में लाएंगे तो -12x हो जाएगा। अब y का टर्म देख लीजिए, यहाँ -12y है, यहाँ पर 8y है। इसे अगर राइट में लाते हैं तो लेफ्ट में लाते हैं तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। तो -4y आ जाएगा, -4y। अचर पद को राइट में भेज दीजिए। तो 36 9 हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 को राइट में भेजेंगे तो -45 आ जाएगा। और इधर बचा हुआ है 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। 16 9 25 आ गया। और
25 को इसे ऐड करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 220 आ गया, यानी कि यहाँ -20 आ गया। तो -12x - 4y बराबर -20। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए, और -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 3x - y बराबर आ जाएगा 4 × 25 = 20। यानी कि एक इक्वेशन में फाइंड हो गया कि 3x - 4y बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3x - y बराबर 5। तो यही x y में ऐसा संबंध है जिससे बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -4, 6 से समस्त दूरी पर स्थित है। ओके, तो हमारा राइट आंसर 3x - y बराबर 5 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम खंड नंबर 2 पर आ जाते हैं। खंड ब का प्रश्न नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 1 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो हमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है, यह द्विघात, ये हमारे पास बहुपद से आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी द्विघात बहुपद से आया है। ओके, तो हमें सबसे पहले हम दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया बहुपद है 6x² हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं -7x - 3 बराबर 0। ओके, हम -7x को बीच में ला दिए, इसलिए कि क्योंकि गुणनखंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के, यहाँ पर बहुपद है तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं, माना यह px बराबर दिया है, तो शून्य के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, शून्य के लिए हम लोग px बराबर 0 रख देते हैं। ओके, तो यहाँ से px बराबर 0 हो जाएगा। जब px बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसके शून्य का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² का जो भी गुणांक होता है 5 से गुणा करते हैं, तो 6 × 3 = 18 हो जाता है। अब 18 का ऐसा दो गुणनखंड करते हैं जिसका जोड़ या घटा -7x के बराबर होता है। तो यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया, 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ओके, तो हम यहाँ पर 3x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 कॉमन करते हैं तो 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जो दो ब्रैकेट में है उसे लिख लेते हैं, तो 2x - 3। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। हालांकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात समीकरण आना चाहिए कि उसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम इसे याद कर लेते हैं, यह 3x + 1 आ गया। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तभी संभव है जो अलग अलग 0 हों। तो यह 2x - 3 बराबर 0 आ जाता है, और 3x + 1 बराबर 0 आ जाता है, 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। ओके, तो यहाँ से हमें दो मूल फाइंड हो जाती हैं। तो हमसे कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। हमें पता ही है कि
यदि बहुपद के हमें दो शून्य प्राप्त हैं तो शून्यकों का योगफल यानी कि मान लेते हैं दो शून्य का अल्फा और बीटा है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है माना बहुपद यह एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है तो आपको लिखना ही पड़ेगा फुल मार्क्स पाने के लिए। माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ओके, अल्फा बीटा हैं मान लीजिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि यह -b/a होता है। तो -b क्या है? -b है हमारे पास है -7 के। हमारे पास b है -7 के, तो यहाँ पर माइनस पहले से -7 आ गया बटे a तो 6 आ गया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 7/6। इसी प्रकार से अगर हम इस मूल के द्वारा फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ जाता है? तो इसे जोड़िए ना, यहाँ पर हमारे पास अल्फा का मान मान लेते हैं 3/2 है और बीटा का मान 1/3 है। इसे हल करिए, हल करेंगे तो 9 - 2/3 दूना 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7/6 आ गया। ओके, तो यहाँ शून्यकों की जांच तो सही हो रही है। और यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा आपस में बराबर है कि नहीं है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c क्या है? -3 है और a क्या है? a 6 है। तो यह क्या हो गया? -1/3 हो गया। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3/2 है और इंटू -1/3 है। तो आपस में 3 कट जाएंगे, एक 2 आएगा, कट जाएंगे क्योंकि 3 दूना 6, तो यह है -1/2 हो गया। तो यहाँ से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि हाँ यह सही है। ओके, तो आप इस प्रकार से एग्जाम में कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जांच के लिए। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का मान रखने पर, शून्यकों का मान रखने पर। तो ये सब अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ओके, तो दो संख्याओं का अंतर हो जाएगा x² - y² बराबर 180 दिया है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y² का वर्ग हमें दिया है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या मैंने x माना है तो इसका 8 गुना हो जाएगा x, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो y² का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ से हो जाएगा हमारा x² - 8x बराबर 180। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे हमें सॉल्व करना है। इससे लेफ्ट में मिला दीजिए 180। अब 180 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिनका योग या अंतर -8 के बराबर हो। तो 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले 2 से काट दीजिए तो यह 90 के बराबर आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 9 बार आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो यह 3 बार आ गया। फिर यह 1 बार आ गया।
तो ऐसा कोई दो जोड़ा बनाइए कि योग या अंतर 180 के बराबर आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। तो हम इसे लेते हैं 2 दूना 4, 4 पच्ची 20, 20, 3 तरीके 9। तो अंतर तो 21 के बराबर 11 के बराबर आ गया। 5 या 15, 15 और 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो अंतर तो 3 के बराबर आ गया, हमें तो 8 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बनाइए 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये तो मैंने बनाया। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 10 और 9 दूना 18, अंतर 8 के बराबर आ गया। तो 18 पचे होता है 90, ठीक है। तो और नहीं, 18 दहा में होता है 180। ओके, 18 दहा में 180 और अंतर आ गया 8 के बराबर। ओके, सही तो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास का गुणनखंड हो जाएगा यक्स स्क्वायर। आप सिंपली सीधाचार्य फार्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स माइनस नहीं प्लस 10 यक्स, क्योंकि मैं माइनस 8 यक्स के बराबर लाना है। माइनस 180 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर यक्स कॉमन करिए तो यक्स माइनस 18 आ गया। और इसके बाद यहाँ पर 10 कॉमन कर लीजिए, तो 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस 18 आ गया। तो यक्स प्लस 10, यक्स माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से एक मूल माइनस 10 आ गया और एक मूल हमारे पास 18 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक संख्या प्लस में आई है, एक संख्या माइनस में आई है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारा 18 एक संख्या आई है, तो 18 का वर्ग कर दीजिए। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा? 18 का वर्ग हम करेंगे तो 8/64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 के 2 और 324 18 का वर्ग हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या हमारा 8 यक्स हो जाएगी। 8 इंटू यक्स 8 और यक्स का मान 18। तो यहाँ से 18/144 होता है, तो यह छोटी संख्या 144 आ गई। ओके, तो हमें यदि एक तो संख्या ये आ सकती हैं 324 और 144। दूसरा, अगर हम यक्स बराबर -8 लेते हैं तो बड़ी संख्या का वर्ग, यक्स का मान -10 आ गया, तो -10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या क्या आ जाएगी? इसका छोटी संख्या हमारी पास आ जाएगी 8 यक्स, यानी कि 80 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 100 हो सकता है, -80 हो सकता है, और 324 180 हो सकता है। इस प्रकार से हल करना होता है। इन दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। ओके, तो यहाँ आपको उत्तर में दोनों ही लिखना है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे कि तो दोनों संख्याएं 324 और 144 या फिर 100 और -80 हो सकती हैं, हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर ख हुआ कंप्लीट। चलिए ग पर बढ़ जाते हैं। तो ग हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के शुरू पर खींची गई स्पर्शरेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले नहीं है। मेरे पास ग भी बाकी है ना, तो यहाँ पर हम चले आते हैं ग पर। ग हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या बराबर होती है। तो 4
4 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। मान लेते हैं वृत्त का व्यास है AB। अभी अगर हम A और B बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो कह रहा है कि यह समांतर होना चाहिए। ओके, कुछ इस प्रकार से। तो समांतर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। देखिए, हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, तो हम जानते हैं कि यदि देखिए, हम जानते हैं, मान लेते हैं कि यह रेखा AB है और यह CD है। ओके, तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है या फिर त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसे भी हम कोई बिंदु मान लेते हैं। माना कि ये बिंदु O है, तो OAB, तो हमारा पास OAB बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार से हमारा OAC कोण OAC बराबर आ गया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण OAB प्लस कोण OAC बराबर 180 डिग्री आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि कोण OAB और कोण OAC तिर्यक रेखा हमारा AB, इसे हम PQ मान लेते हैं, दोनों का एक ही हो गया। इसे अगर हम PQ को तिर्यक रेखा मान लेते हैं तो PQ के एक ही क्रमागत अंतःकोण के युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो यह एक ही और क्रमागत अंतःयुग्म बनाते हैं। अतः इसलिए हमारे पास AB समांतर होगी CD को। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण OAB और कोण OAC तिर्यक रेखा PQ, तिर्यक रेखा PQ के एक ही और क्रमागत अंतःकोण का युग्म बनाते हैं। ओके, क्रमागत अंतःकोण का युग्म बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर एक इसके ऊपर लिखना था, अतः AB समांतर है, हो जाएगी CD। ओके, यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पर लिख दीजिए। तो इतना ही लिखना था कि हमारे पास ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। जब लंब होती है तो यहाँ पर क्रमागत अंतःकोण युग्म बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमारी जो AB और CD दो रेखाएं हैं आपस में समांतर हो जाएंगी। ओके, तो हमें चौथा क्वेश्चन का, इसके अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ओके, तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त पर एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इसके बीच का कोण मान लेते हैं ये x है। कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, इसके स्पर्श बिंदुओं पर मिलाने वाली केंद्र पर अंतरित कोण, यानी रेखाखंड द्वारा इसे केंद्र पर अंतरित कोण, इसकी बात कर रहा है। तो इसे मान लेते हैं y है, संपूरक होते हैं। हमें सिद्ध करना है
कि x प्लस वाई बराबर 180 होता है। ओके, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से हमारा जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाता है। तो हम जानते ही हैं कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण का योगफल 360 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 90। इसका कोई नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ए बराबर होगा 360 डिग्री के। ओके, तो यहाँ पर इसे हम तो यह मान दिए हैं, और यह जो त्रिज्या पर लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस यह जो है y माने हैं, और प्लस यह भी 90 डिग्री बराबर 360 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण x प्लस कोण y बराबर 90 180 हो जाएगा। 360 में से सेपरेट हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है। ओके, बस इतना ही आपको प्रूव्ड करना था। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? हमारे पास एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो, गेंद लाल नहीं हो तो गेंद काली हो। सिंपली यही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि गेंद लाल हो, तो हमारे पास कुल संभावना एक थैले में एक मान लेते हैं थैला हमें दिया है, इसमें 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। तो टोटल गेंद कितना हो जाएंगी? टोटल गेंद 8 हो जाएंगी। तो अनुकूल परिणाम 8 हैं, तो अनुकूल परिणाम हमें लाल गेंद प्राप्त करनी है। 3 लाल गेंद हैं, तो पहली प्रायिकता 3/8 आ जाएगी, और लाल गेंद नहीं हो इसकी प्रायिकता हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास 3 ही लाल है, बाकी 5 तो काली है, तो 5/8 आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 3/8 में से 1 - 3/8 कर सकते हैं। यानी कि पूरी गेंद में से आप जो लाल गेंद है उससे घटा दीजिए, तो हमारे पास वो गेंद मिल जाएंगी जो लाल नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 8 - 3/8 बराबर 5/8 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ड में लिख दीजिएगा। हमें चेक क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 24 है, यानी कि माध्यक हमें दिया है, निम्न के बराबर 12 मात्राओं का योग 60 है। इन सभी का योगफल हमें 60 के बराबर दिया है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान फाइंड करना है और y का मान फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पर कह रहा है 12 मात्राओं का योगफल 8 है, इसे जोड़ने पर 60 के बराबर कर दीजिए। तो वहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएंगे, तो उसे सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 n माध्यिकाओं का योगफल, 12 वार्ताओं का योगफल है, -CF
यह माध्यक वर्ग है और संचयी बारंबारता है बटे यह माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है प्लस इंटू एच होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? संचयी बारंबारता हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो माध्यक है 28.5 है, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हमारा यही हो जाएगा 20 से 30। तो इसकी संचयी बारंबारता हमारे पास क्या हो जाएगी? इसी को ऐड कर दीजिए 5 प्लस, यहाँ हमारे पास 5 प्लस x प्लस 20 हमारी इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में रख दीजिए यल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 हो जाएगा प्लस माध्यक वर्ग हमें 60 दिया है ये, तो 60/2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा माइनस संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? बारंबारता का योगफल होता है माध्यक वर्ग तक, तो 5 प्लस यस, थोड़ा हम शॉर्टकट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो आपको मैं एक डिटेल वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। तो 5 प्लस यस प्लस 20 आ गया। सी एफ संचयी बारंबारता बटे में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी किसकी है? बारंबारता वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। तो बारंबारता वर्ग माध्यक वर्ग कितना? माध्यक वर्ग की बारंबारता है तो 20 हो जाएगा इंटू वर्ग अंतराल कितना का है? वर्ग अंतराल है 10 का, सिंपली। और माध्यक हमें कितना दिया है? माध्यक दिया है 28.5, तो यहाँ पर बराबर में 28.5 कर दीजिए। इसे राइट में लाएंगे तो यह 8.5 बच जाएगा बराबर, यहाँ पर आप 20 से गुणा कर सकते, 20 से गुणा कर दीजिए और यहाँ गुणा में 10 है तो डिवाइड में कर दीजिए बराबर 30 में 20 प्लस 5 25 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 माइनस यक्स आ जाएगा, 5 माइनस यक्स, ये कट जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 एक 17 आ जाएगा, 17 बराबर आ गया 5 माइनस यक्स। तो यहाँ से यक्स का मान हमें फाइंड हो गया, यक्स बराबर 5 माइनस 17, तो यक्स बराबर माइनस में आ रहा है 12। ओके, तो एक यक्स का मान -12 प्राप्त हुआ। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बारंबारताओं का योगफल 60 है, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि 5 प्लस, परंतु यहाँ पर बारंबारता के योगफल माइनस में नहीं आना चाहिए, तो माइनस में कैसे आ गया? यस क्या है? बारंबारता है, तो कहीं पर गड़बड़ी हुई है, देख सकते, एक बार मैच कर लीजिए। यहाँ पर 2.5 है, सेपरेट कर दिए तो -8.5 बच गया 20 को, और इसी पे मैंने भेज दिया राइट में 20 हो गया, बटे में भेज दिया तो 10 के बराबर हो गया, और 25 में से इसे सेपरेट किया तो 30। बारंबारता के ऊपर 60 है ना, तो यह 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 30 आ गया। ये बस देख लें, बारंबारताओं का योगफल 60 है, सही तो है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर 30 आ गया, माइनस संचयी बारंबारता तो भी मैंने सही लिखा है, और बटे में माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है इंटू एच वर्ग अंतराल है। अब इसे मैंने सॉल्व किया, इतना आ गया, और यह कितना आ गया? 10 से कट गया, 8 दूना 16 हो गया, 10 एक और बढ़ जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 बराबर 5 माइनस यक्स
तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ गया सॉरी, तो हमारे पास गलती यहाँ पर हो रही थी कि संचयी बारंबारता हमारा जो है यह माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है। तो यहाँ पर 20 नहीं आएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ भी 25 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25 में से -17 गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ओके, तो हमारा यक्स का मान 8 आ गया। अब जब यक्स का मान 8 आ गया तो वाई का मान हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बारंबारता के ऊपर 60 हमें दिया ही है। तो 5 + x + 20 + 15 + y + x बराबर हमारे पास 60 के दिया है, और x का मान हमें 8 तो मिल ही गया है। तो इसे ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम इन सभी को ऐड कर देते हैं। ये 5 है, तो 15 5 15 20 20 20 40 40 5 45 45 और यक्स जोड़ देते हैं। 45 60 53 53 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60 है। तो y बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y के मान फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो यार इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, अभी हालांकि नहीं है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 60 है। हमारे पास योगफल 60 दिया है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हैं इसके बारे में भी हमें बताना है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है, तो इसका इकाई अंक x है और दहाई का अंक y है। यह हमारा x इकाई का अंक है, y दहाई का अंक है। ये आपको मानना पड़ेगा। ओके, तो मैंने मान लिया। तो संख्या हमारे पास हो जाएगी 10x + y। तो यहाँ से संख्या बराबर हमें 5 बराबर आ जाएगा 10x + y। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने हल कर रहा हूँ। अब इसके बाद फिर कंडीशन कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों का यदि पलट देंगे तो संख्या हमारे पास बन जाएगा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ओके, तो ये लिख सकते हैं। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमारे पास 10y + x आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक दहाई के प्लस पर चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के प्लस पर आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि का योग 60 है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 10x + y को और पलटने पर बनी संख्या 10y + x को इसे ऐड करते हैं, तो हमारे पास योगफल 66 आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x 11x आ गया, 11x + 11y बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से x + y बराबर 6 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बनता है और अंकों का योगफल हमारे पास 2 दिया है। अंकों का अंतर 2 दिया है, तो अंकों का अंतर 2 दिया है, तो x - y बराबर 2 है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन बन गया। तो 2x बराबर 8 आ गया, x बराबर हमारे पास 4 आ गया है। यस, इकाई का अंक 4 है। इसी प्रकार से y भी ज्ञात कर सकते हैं। y का मान समीकरण है फर्स्ट में रख दीजिए तो
y बराबर हमें 2 फाइंड हो जाएगा। ओके, तो संख्या हमारे पास हो जाएगी संख्या हमारे पास हो गई क्या 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू यस का मान कितना है 4 प्लस वाई 2। तो संख्या हमारे पास 42 आ गई। ओके, वो संख्या 42 है, वह संख्या 42 है जिसे पलटने पर संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या के 66 है और अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, तो ये अंकों के फल 66 है तो ये एक ही कंडीशन बन सकती है, ऐसी एक ही संख्या हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ऐसी एक ही संख्या हो सकती है। अगर हम यहाँ पर माइनस वाई माइनस एक्स ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, चलिए बारे इससे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो हमें अंकों का अंतर दिया है ना, सही है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही संख्या हो सकती है। तो चलिए हम अथर्व वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। हमसे कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो जो दोस्तों पूर्व यदि कहा जाए तो वर्तमान की आयु से उसे घटा देती हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वर्तमान में नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। ओके, तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की आयु हो जाएगी x y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्नानुसार की आयु 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी सोनू की आयु की, तो यह एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस इक्वेशन बना भी दीजिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर आ जाएगा 10 के माइनस 10 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा बात कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। फिर कह रहा है कि आयु दोगुनी हो जाएगी, तो 2 से सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन बनेगा, तो उसे सॉल्व करेंगे तो नूरी और सोनू की आयु हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x प्लस 10 बराबर हो गया 2y प्लस 20 के। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर हो गया 10। तो यहाँ पर समीकरण 1 फाइंड हो गया, समीकरण 2 फाइंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें समीकरण 1 दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा दिया है x माइनस 2y बराबर प्लस में 10 है। ओके, तो दोनों समीकरण को ऐड कर दीजिए। तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऐड करने से हमें कोई मतलब नहीं मिल रहा है, इसे सब्ट्रैक्ट करिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यस का टर्म गायब हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यह टर्म तो कट गया, ये प्लस हुआ तो माइनस में y बच जाएगा बराबर माइनस 20। तो y बराबर 20 आ गया, यानी कि सोनू की आयु 20 थी और नूरी की आयु कितना था। नूरी की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। तो x माइनस 3 गुणे
20 बराबर -10 आ गया, तो 3 दूना 60 हो गया, तो यक्स बराबर राइट में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा। नूरी की आयु 50 थी और सोनू की आयु 20 था। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो यार कमेंट करके पूछिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल का अनुमान शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि ये बहुमंजिल भवन है, तो बहुमंजिल भवन हमने यहाँ पर एक बना दिया। यह जो बहुमंजिल भवन है हम यहाँ से देख रहे हैं, बहुमंजिल भवन से अनुमान कोण क्या होता है? अनुमान कोण क्षैतिज रेखा तथा दिष्ट रेखा के बीच में बनने वाला कोण अनुमान कोण होता है, जबकि हम इसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 8 मीटर ऊंचे और भी भवन है। ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। शिखर और तल के अनुमान कोण दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर देखने पर तल पर देखने पर हमारे पास 45 अंश के बन रहा है। यह कोण 45 अंश है और यह कोण जो है 30 अंश है। ओके, तो यदि हम इसे मिला देते हैं तो इसी मिला दीजिए, आपस में रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रेखा आपस में समांतर हो जाएगी। समांतर रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यह 45 अंश हो जाता है और यह 30 अंश हो जाता है। ओके, हम आपको यह भी कॉन्सेप्ट पता होगा कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ से यह 45 डिग्री बन गया। अगर हम इसे दो भवनों बीच की दूरी यक्स मान लें और भवन की ऊंचाई बहुमंजिल भवन की ऊंचाई वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज डिजाइन कर देते हैं ABCD। ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री लगाते हैं, तो यह क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो y/x हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो y/x यानी कि y बराबर x प्राप्त हो गया। इससे हमें सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है। अब हमें इतना जो है दूसरे भवन के शिखर जो है ये 8 मीटर है, तो यह इतना दूरी 8 मीटर हो जाएगा और ऊपर की दूरी हमारे पास पूरा y है, तो यह y-8 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम अगर tan 30 अंश लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? tan यहाँ पर त्रिभुज इसे E पॉइंट देते हैं, तो त्रिभुज CDE में तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारे पास tan 30 अंश लगाते हैं। हमें उनका संबंध ज्ञात करती हैं जो हमें ज्ञात करना होता है। जैसे हमें पता है कि जो ऊपर का भाग है यह y-8 मीटर है और यह जो है यक्स है, क्योंकि समांतर ही है, तो इन दोनों के बीच का संबंध tan का होता है, इसलिए tan हम लगा रहे हैं। ओके, इसलिए साइन कास नहीं यूज कर रहे हैं। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब है y-8 और आधार है यक्स, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। आपको त्रिकोणमिति सारणी तो पता होगी ही, तो यहाँ से यक्स का मान फाइंड कर लीजिए। तो यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा √3 और यहाँ से हमें पता है कि y बराबर यक्स है, तो यहाँ भी हम यक्स लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया यक्स का मान यक्स माइनस यक्स √3 बराबर -8√3। ओके, तो यक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से यक्स कॉमन लीजिए और माइनस भी कॉमन करके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा?
यह 8√3/√3 - 1 होगा। ऊपर से नीचे प्रमेयीकरण कर दीजिए √3 - 1 से, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यक्स बराबर नीचे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में करिए प्रमेयीकरण, क्योंकि एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक और माइनस बी का आवर है, तो 3 - 1 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर, यह जो है इसका गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा प्लस 8√3/2 आ जाएगा। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 दूना होता है 24 प्लस 4√3, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि मीटर यहाँ लिखना जरूरी है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी 12 + 4√3 है और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4√3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 से कह सकते हैं कि y बराबर यक्स है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। मैं आशा करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का अथवा वाला, या फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको 6 मार्क मिलेंगे। ओके, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, ओके, भूमि के मान लेते हैं एक बिंदु P है, P से 10 मीटर ऊंचे, यहाँ से P से एक 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ बिंदु P से इसका जो उन्नयन कोण है, यह कोण जो हमें दिया है, यह कोण 30 डिग्री दिया है। ओके, फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है। यहाँ पर भवन का जो शिखर है, यहाँ पर एक ध्वज है, मान लेते हैं हवा जो है पछुआ बह रहा है तो झंडा कुछ इस प्रकार से लहरेगा, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो ध्वज है, ध्वज और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसका जो उन्नयन कोण है यह जो है 45 डिग्री हमें दिया है। ओके, फिर कह रहा है कि ध्वज की दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, और √3 का मान हमें 1.72 फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो बिंदु P हमें दिया है, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, और यह 10 मीटर है, पूरे का मान लेते हैं कि यह y है, y मीटर है, तो इतना क्या हो जाएगा, y - 10 मीटर हो जाएगा। ओके, हमें दोनों भवनों की हमें बिंदु P और भवन के बीच दूरी और झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पर बिंदु P और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो बिंदु P और भवन के बीच की दूरी, और भवन के बीच की दूरी बराबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें इन बिंदु P और भवन के बीच की दूरी याद करना है। हमें पता है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, तो यहाँ पर एक कोण 30 अंश है, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई और बिंदु P की दूरी आधार में किसका संबंध है, tan का संबंध है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan 30 अंश। ओके, इस बात को आपने समझा होगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब tan है, आधार हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि बिंदु P और भवन के बीच की दूरी यक्स मीटर है, तो यक्स हो जाएगा। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर 10/x आ गया। तो यक्स बराबर हमारा 10√3 आ गया। 10√3 क्या है, बिंदु P और भवन के बीच की दूरी है। अब इसके बाद झंडे की ऊंचाई हमें ध्वज की ऊंचाई याद करनी है। अब यहाँ पर tan 45 अंश लगाइए। ओके, tan 45 अंश बराबर होगा
लंब, लंब क्या है, लंब हमारे पास हो जाएगा y, ओके। तो y हमारा लंब हो गया, और यहाँ पर हमारा आधार क्या है, आधार 2 बिंदु P और भूमि के बीच की दूरी आधार है, तो 10√3 आ जाएगा। तो यहाँ से 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा y/10√3। तो y बराबर हमारा 10√3 ही आ गया। यानी कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा जो पीछे था कि ओके। तो हमें यहाँ पर y का मान फाइंड हुआ भाई। तो यहाँ से हमें अब फाइंड करना है झंडे की ऊंचाई। तो कर सकते हैं झंडे की ऊंचाई बराबर हमें y-10 है, क्योंकि भवन की ऊंचाई में सेपरेट करना है। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 10√3 - 10। तो झंडे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 कॉमन कर लीजिए, √3 - 1। तो झंडे की ऊंचाई √3 - 1 है। अब क्वेश्चन में कहा ही है कि √3 का मान हमें रखना है 1.732। हम 1.7 ही रख के चेक कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह 17 हो जाएगा -10 हो जाएगा, बराबर लगभग में 7 मीटर के आसपास है, ओके। भवन की ऊंचाई जो हमारी 10 मीटर है, अब भवन की ऊंचाई के आधा से ज़्यादा झंडे की ऊंचाई है, ओके। क्योंकि 7 मीटर है, भवन की ऊंचाई 10 ही मीटर है। काफ़ी लंबा झंडा लगाया गया है, कोई बात नहीं, आप भी फहरा सकते हैं अपने छत पर। तो यहाँ पर चलिए हमारा यहाँ 4 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ओके। तो हमारे पास एक बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का होता है। शंकु क्या होता है, शंकु इस तरीके होता है, नीचे वृत्ताकार होता है, ऊपर एक बिंदु का आकार होता है। परंतु उल्टे का आकार का है तो नीचे ऊपर वृत्ताकार रहेगा और नीचे कुछ इस प्रकार का रहेगा, ओके। तो आगे कहा गया है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इस बर्तन की ऊंचाई हमें दिया है 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ओके। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। यानी कि इसमें छोटे छोटे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली डाली जाती है, तो 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी पानी बाहर निकला उतना ही यहाँ पर गोलियां डाली होंगी, ओके। तो यहाँ से हम लिखते हैं शंकु का आयतन, यहाँ पर लिखिए गोलियों की संख्या, डायरेक्ट गोलियों की संख्या बराबर होगा 1/4 शंकु का आयतन, ओके। 1/4 शंकु का आयतन, या शंकु का आयतन बर्तन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बर्तन शंकु के आकार का ही है, बटे 0.5 सेंटीमीटर गोले का आयतन, ठीक है। 1/4 शंकु का आयतन से 0 गोले का आयतन से डिवाइड कर देंगे तो उतना गोलियां हमारे पास प्राप्त हो जाएंगी जितना कि इसमें डाली गई हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 गोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और हमारे पास
हमारे पास गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई आर क्यूब एच होता है। ओके, तो यहाँ पर H1 ले लेते हैं, यहाँ पर एच ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। यहाँ एच का आता है, पाई आर क्यूब रहता है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा 1/3 से कट गया। ओके, तो यह 1/16 आ गया। 1/16 गुणे पाई से कट गया। ओके, और आर स्क्वायर हमारा जो यहाँ पर शंकु है, शंकु की जो हमारी त्रिज्या है वो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा गुणे ऊंचाई। अब हमें इसकी ऊंचाई रखनी है। ऊंचाई हमारे दिया है 8 सेंटीमीटर है, बटे में हमें दिया है कि ये तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ हमें आर क्यूब्स करना है। तो 0.25 का आर क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/1000। ओके, यानी कि 125 और 1000 जो है ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 25 पचे 125। ओके, और 25 दूना 5 दूना 10, यानी कि 200 आ गया ऊपर। तो आपस में गुणा कर दीजिए, 8 दूना हो गया 16। तो लगभग में 100 गोलियां आ गई। क्यों? क्योंकि 2 का 2 ये भी कट गया, तो 100 गोलियां डाली गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, जो अथवा में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार का है। ओके, तो हमसे कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब एक गोलाकार बर्तन है, इस प्रकार से इस पर बेलन की आकार का एक गर्दन है। ओके, इस प्रकार का कुछ प्रश्न दिया है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो गर्दन है, गर्दन की ऊंचाई हमारी दिया है 8 सेंटीमीटर। इसके व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है हमारा 2 सेंटीमीटर दिया है। ओके, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 0.8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। गलत दिया है सवाल। यहाँ पर दिया है आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि आयतन क्यूब में होता है, क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पर एक गलत लिखा गया है। जबकि जांच कीजिए कि इस बर्तन में उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त गणना आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.15। ओके, तो पाई का मान यह रखना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गोले का आयतन, यदि दो ठोसों का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो उन दोनों ठोसों के आयतन को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे आयतन बराबर बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ओके, तो आपको यह लिखना ही पड़ेगा, गोले का आयतन। तो बर्तन का आयतन, बर्तन
बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए क्या कामन तो यहाँ पर R1 है तो यह R2 जाएगा, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। तो पाई ही कामन है सिर्फ, तो पाई को कामन कर लीजिए। R1 का मान, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास 2 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। गुणे ऊंचाई ऐड दिया है प्लस 4/3 और R2 का मान हमें 8.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। तो 85/2 यही था ना। हमें क्या करना है? हमें करना है 50, यहाँ 10 हटाएंगे तो 85/10 आ जाएगा। इसका आधा करना है तो 2 से डिवाइड करना है। तो यह कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 2 दूना 4.5 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 आ जाएगा। 4.25 क्या है? यह गोले की त्रिज्या, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब इसका करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा 4.25। ओके, का क्यूब करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पाई तो कामन मैं लिया, ये 8 आ गया प्लस, अब हमें जो है इसका क्यूब करके 4/3 से मल्टीप्लाई करने के ये ऐड करना है। तो आप कर सकते हैं। तो इतना होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन कराया कि आप किस प्रकार क्लास 10 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। अब आने वाली वीडियो में किसी अगले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जो कि पढ़ाई से संबंधित हैं, क्लास 10 में है, अन्यथा शेयर न कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।